what have we started yesterday? We have started with the cost of capital, right? What do you mean by cost of capital? वर्ड से ही समझ में आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपने जो भी कैपिटल रेज किया है अपने बिजनेस के लिए. हाउ कैन यू रेज योर कैपिटल? यू कैन रेज इट थ्रू इक्विटी, यू कैन रेज इट थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, you can raise it through debentures, or you can use your retained earnings. So whatever capital you are using in your business, for that you have to incur certain cost. That is nothing but the cost of capital. In other words, I can also say that cost of capital is the minimum requirement rate from a project. Minimum requirement rate कैसे कि अगर सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है और बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो अगर मैं ये पैसा किसी बिजनेस में लगाऊंगी तो दैट बिजनेस शुड गिव मी मिनिमम 10% रिटर्न्स. व्हाई? बिकॉज अगेंस्ट दैट मनी आई एम इनकरिंग कॉस्ट ऑफ 10%. तो अगर मेरे को एक फेवरेबल पोजिशन पे होना है तो मेरे को कम से कम 10% रिटर्न्स उस प्रोजेक्ट से कमाना पड़ेगा. सो लाइक दिस इट ऑल्सो हेल्प्स मी इन सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्डल रेट और कैपिटलाइजेशन रेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. Now there are different sources of finance. There is debt, preference capital, equity capital and retained earnings. तो पहले हम लोग ने debt के लिए पढ़ा. Debt का cost of debt is represented by what? KD. कॉस्ट ऑफ डेट कैसे रिप्रेजेंट होता है? KD से रिप्रेजेंट होता है. सो हाउ डू वी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट? फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर द डेट इज रिडीमेबल और इररिडीमेबल. अगर इररिडीमेबल डेट है देन व्हाट इज द कॉस्ट दैट यू इनकर फॉर डिबेंचर्स? अगर आप डिबेंचर्स वालों से पैसा उठाते हो तो आपको क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ता है? इंटरेस्ट इनकर करना पड़ता है. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. व्हाई 1 माइनस टैक्स रेट? हमेशा जो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा ना, यू हैव टू कैलकुलेट इट पोस्ट टैक्स. हमेशा क्या रहेगा? ये पोस्ट टैक्स रहेगा. तो अगर प्री टैक्स है, इफ योर कॉस्ट इज प्री टैक्स, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द पोस्ट टैक्स. ठीक है? इफ इट इज प्री टैक्स देन यू हैव to convert it to the post tax. That's why it is interest into 1 minus tax rate. So when you multiply interest with 1 minus tax rate, you are converting interest which is pre-tax to post tax. Okay? तो हमेशा post tax होना चाहिए अमाउंट. And interest into 1 minus tax rate upon price into 100. Interest into 1 minus tax rate upon price into 100. और अगर redeemable debt है तो फिर क्या आएगा? cost of debt क्या आएगा? interest into 1 minus tax rate plus RV minus price upon N. RV मतलब क्या? redeemable value. तो redeemable value minus price upon N. N मतलब क्या? number of years. कितने साल के बाद redeem होने वाला है? upon redemption value plus price upon 2 into 100. अब यहाँ पे प्राइस क्या होगा आपका? अगर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है तो मार्केट प्राइस रहेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस होगा. अगर नया कैपिटल है, इफ इट इज न्यू कैपिटल देन यू विल टेक द नेट प्रोसीड्स. इफ इट इज न्यू कैपिटल देन यू विल टेक व्हाट? यू विल टेक द नेट प्रोसीड्स. तो नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा? नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ योर इशू कुड बी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. एंड फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या? कुछ खर्चा है अगर इशू के लिए, अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो वो कंसिडर होगा यहाँ. ठीक है? आया समझ में इतना? एक एग्जाम्पल लिख लो. टेक वन एग्जाम्पल. राइट डाउन क्वेश्चन विथ मी. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट cost of debt if tax rate is 30%
face value of debentures is equal to 100, rate of interest is equal to 12%. Case number 1. If the issue is at par, then second, if the issue is at premium, of 20%. Third, if issue is discount, at discount of 5%. Fourth, if the issue is at a discount of issue is at discount of 5% and flotation cost is ₹2 per debenture. Fifth, if the issue is at premium of 10% and flotation cost is 2%. Done, ma'am. Done? Copy the question. चलो Yes, ma'am. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर योर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल और इररिडीमेबल. टेल मी, आर द डिबेंचर्स रिडीमेबल और इररिडीमेबल? समझ में आता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल मतलब क्या? Tell me, are the debentures redeemable or irredeemable here? Tell. Redeemable. What? Irredeemable. Yes. Why irredeemable? Because redeemable के लिए कोई year नहीं दिया हुआ. Yes. No information is given about that when your debentures are going to redeem. बराबर. रिडीमेबल मतलब क्या? आफ्टर सर्टन इयर्स वो डिबेंचर्स क्या होंगे? रिडीम होंगे. मतलब लाइफ ऑफ द डिबेंचर दिया रहना चाहिए क्वेश्चन में. अब यहाँ पे कोई लाइफ ऑफ द डिबेंचर नहीं दिया है, ना रिडेम्पशन वैल्यू दिया है, तो इसलिए ये डिबेंचर्स क्या है? इररिडीमेबल डिबेंचर्स है. सो वन थिंग वी राइट हियर, तो पहली चीज क्या आ गई कि डिबेंचर्स क्या है? इररिडीमेबल है. तो अब डिबेंचर्स इररिडीमेबल है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इफ यू वांट टू फाइंड KD, which is the formula that you will use if your debentures are irredeemable? Then Interest into 1 interest into 1 minus tax rate upon price into 100. बराबर.
ठीक है, चलो फर्स्ट हम लोग लेते हैं। अब फर्स्ट वाले के लिए लेते हैं, फेस वैल्यू कितना है, 100 है, दिया है क्वेश्चन में। टैक्स रेट कितना है, 30% है, और इंटरेस्ट कितना है, 12% है। सो नाउ इन केस नंबर 1, व्हाट इज सिचुएशन 1? इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट, पहले ध्यान दो बाद में लिखना, इफ इशू इज एट पार। नाउ इफ इशू इज एट पार, व्हाट डू यू मीन बाय पार? तो KD is equal to interest. Interest is always calculated on, interest is always calculated on डिबेंचर वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। हमेशा आपका इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, किस पे भी हो, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। सो हियर हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट, 100 का 12%, कितना था 100 का 12%, 12 रुपीज इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। हाउ मच इज द टैक्स रेट, 30%, मतलब 0.3 अपॉन, नाउ यू हैव टू टेक द प्राइस हियर, आपको यहाँ पे प्राइस देना है। तो प्राइस में एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है या न्यू डिबेंचर्स है, क्या है, एग्जिस्टिंग है या न्यू है? फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस व्हाट यू चूज, एग्जिस्टिंग और न्यू। बोलो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है या न्यू है? क्या मार्केट प्राइस दिया, मार्केट प्राइस नहीं, इशू प्राइस दिया है। तो इशू प्राइस दिया है मतलब आपके डिबेंचर्स क्या है, न्यू डिबेंचर्स है। तो नए डिबेंचर्स है, तो नीचे क्या आना चाहिए, नेट प्रोसीड्स आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रोसीड्स इज व्हाट, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन एंड इशू इज एट पार। एट पार मतलब क्या, एट द फेस वैल्यू इनटू 100। तो कितना आएगा, 12 इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन 100 इंटू 100, करो कितना आता है, कितना आया, 8.4। हाँ 8.4%। ठीक है, ये हो गया केस 1। नाउ केस 2, अगेन सेम, फेस वैल्यू इज 100, टैक्स रेट इज 30%, इंटरेस्ट इज हाउ मच, 12%, एंड व्हाट इज सिचुएशन 2? इफ द इशू इज एट प्रीमियम ऑफ 20%, टेल मी क्या न्यूमरेटर पे कुछ फर्क पड़ेगा? We have to calculate the interest. Interest will be calculated on what? Issue price or face value? फेस वैल्यू, Face value. तो face value is same 100 only. तो 100 का 12% मतलब 12 इंटू 1 माइनस 0.3। चाहिए तो नोटबुक में किधर टेरेस के ऊपर लिख दो, ऊपर मार्जिन में, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू अपॉन, नीचे क्या आएगा अभी, नेट प्रोसीड्स। टेल मी नेट प्रोसीड्स मतलब क्या, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे कितना आएगा, इशू प्राइस 120, 120, इट इज एट प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 100 प्लस 20%, तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 100, कितना आता है परसेंटेज, 7%। 7%। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थर्ड सिचुएशन लेते हैं। थर्ड में सेम अगेन, फेस वैल्यू इज 100, टैक्स रेट इज 30%, इंटरेस्ट इज हाउ मच, 12%, देन KD इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। नाउ इन सिचुएशन 3 हमने किस पे इशू किया है, डिस्काउंट एट 5%, तो नीचे क्या आएगा, 95 इंटू 100, निकालो परसेंटेज, 8.84%। Understood? Now next, situation 4, again face value is equal to 100, tax rate is 30%, interest is same 12%. Now what is the KD? KD will be what? Interest into 1 minus tax rate upon net proceeds into 100. Interest कितना है?
12 into 1 minus 0.3 अपॉन नेट प्रोसीड्स। अब फोर्थ केस में क्या बोला है, रीड करो। इफ इशू इज एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, हाउ डू यू गेट नेट प्रोसीड्स? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 12 into 1 minus 0.3 upon how much is the issue price? 95 minus how much is the flotation cost? How much is the flotation cost? 2 per debenture, तो डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 12 into 1 minus 0.3, 95 minus 2, 93 into 100। चलो निकालो। 9.03. 9.03%। अंडरस्टूड? यस। मैम चलो लास्ट वाला अभी बोलो तुम लोग, क्या आएगा? फिफ्थ में फेस वैल्यू कितना है? 100। टैक्स रेट कितना है? 30%। इंटरेस्ट कितना है? 12%। हाउ डू वी फाइंड KD? KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। हाउ मच इज द इंटरेस्ट? 12 into 1 minus 0.3 अपॉन नेट प्रोसीड्स मतलब क्या? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट into 100। सो दिस इज 12 into 1 minus 0.3 अपॉन इशू प्राइस। टेल मी हाउ मच इज द इशू प्राइस? How much is the issue price? 110, because it is 10% premium. So it is 110 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, बराबर 2%। सो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा लॉजिक नहीं, थोड़ा लॉजिक लगा। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या? आपका अंडर राइटिंग कमीशन हो गया या प्रोस्पेक्टस का हो गया, ठीक है, ये सारे खर्चे हो गए जो आपके किसके रिलेटेड है। ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये किसके रिलेटेड है? ये सारा खर्चा जो हो रहा है वो आप क्या कर रहे हो तो ये खर्चा करना पड़ रहा है। डिबेंचर इशू, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, आप इशू कर रहे हो, इसलिए ये खर्चा करना पड़ रहा है। अगर आप इशू नहीं करते तो क्या आपको ये खर्चा करना पड़ता? अगर आप डिबेंचर्स इशू नहीं करते तो क्या आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना पड़ता? क्या आपको अंडर राइटिंग कमीशन लेना पड़ता? नो, राइट। जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द इशू, इसलिए आपको ये फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज रहेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। किस पे कैलकुलेट होगा? इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो लिख दो ऊपर, स्टार मार्क करके लिख दो। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, always on face value, and flotation cost is calculated on issue price. लॉजिक समझा क्या है इसका? क्योंकि मैं फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ। अगर मैं इशू ना करती तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं मेरे को बेयर करना पड़ता, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? तो कितना दिया है? 2%। तो 2% किसका लोगे? किसका? 110 का 2%। तो 110 इंटू 2% कितना आएगा? 2.2 इंटू 100। समझा? ये 2.2 किधर से आया? 110 का 2%। क्लियर? सो ये कितना आएगा? 12 इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन 110 माइनस 2.2, 110 माइनस 2.2 कितना आता है? 107.8 इंटू 100। कितना परसेंटेज आता है? 7.79. 7.79%। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। चलो लिख लो इतना।
Done writing? No, ma'am. Done, ma'am. Done. Take one more question on for redemption. Example, X Limited issued 10 percentage debentures of rupees 10 lakhs. Tax rate is equal to 40 percentage. Flotation cost is equal to 50,000. These are redeemable after 5 years at a premium of 10 percentage. They are redeemable after 5 years at a premium of 10 percentage. Find KD. लिख लो इतना. Done, ma'am. Done? Chalo. Tell me what is the formula. First of all, identify whether they are redeemable or irredeemable. Question में ही दिया है ना, these are redeemable after 5 years. That means these are redeemable debentures. बराबर. Now what is the formula for redeemable debentures, everyone? See in your notebook and tell me. Interest into 1 Interest into 1 minus tax rate plus plus redeemable value minus price upon n the whole upon redeemable value plus price upon 2 बराबर into 100. क्लियर. चलो क्या आएगा इसमें. इंटरेस्ट कितना आएगा. इंटरेस्ट, how much is the interest? 10%. 10% on what? This is the interest. 10% on what? Face value. What is the face value here? 10 lakhs. 10 lakhs. ये प्रीमियम नहीं आएगा क्या फेस वैल्यू में. ये प्रीमियम नहीं, क्यों नहीं Price. आएगा. बिकॉज दिस प्रीमियम इज ऑन रिडेम्पशन. ये प्रीमियम किसके लिए दिया है. रिडीमेबल वैल्यू के लिए दिया है. हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे. फेस वैल्यू पे, इशू प्राइस वाले फेस वैल्यू पे. तो इस यहाँ पे कितना आएगा. 10 lakhs इंटू 10%. तो कितना आता है. 10 लाख का 10%, 1 लाख आएगा. बराबर. सो 1 lakh into 1 minus is the tax rate given 40%. So 0.4 plus how much is the redeemable value. How much is going to be the redeemable value. They are redeemable at what. Par, premium or discount. Premium. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो कितना आएगा रिडेम्पशन वैल्यू. मतलब 10 लाख का डिबेंचर कितने में रिडीम होगा. 10% प्रीमियम में. तो ऐड कर दो 11 लाख. तो रिडेम्पशन वैल्यू कितना आया. 11 लाख. ठीक है. माइनस प्राइस. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस हियर. व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग है या नए डिबेंचर्स है.
नए नए डिबेंचर्स है। सो नए डिबेंचर्स में हम लोग क्या लेंगे, नेट प्रोसीड्स लेंगे। यस, नाउ प्राइस हियर इज गोइंग टू बी द नेट प्रोसीड्स। हाउ यू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज द इशू प्राइस हियर, 10 lakhs. 10 lakhs। ये प्रीमियम क्यों नहीं आया, बिकॉज ये प्रीमियम रिडेम्पशन का है, इशू का नहीं है। यहाँ पे इशू के बारे में कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स इशू इज एट पार। So this is going to be 10 lakhs minus how much is the flotation cost, 50,000। तो कितना आ गया, 9,50,000। Understood? So here price will be what, 9,50,000 divided by n. N means how many years are there, 5 years. The whole upon this whole will be divided by what? It will be divided by redemption value, that is 11 lakhs plus 9,50,000 divided by 2 into 100। Understood? Yes? बस अब इसको सॉल्व करते जाओ। ये 1 लाख इंटू 1 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.6। तो 1 लाख इंटू 0.6 कितना आएगा, 60,000 आएगा। 60,000 प्लस इसको करो 11 lakhs माइनस 9,50,000 डिवाइड बाय 5, 30,000 आया। ये 30,000 डिवाइड बाय 11 lakhs प्लस 9,50,000 डिवाइड बाय 2, 10,25,000। $10,25,000 इंटू 100। अब कर सकते हो 60 प्लस 30, 90,000 डिवाइड बाय 10,25,000 इंटू 100। कितना आता है परसेंटेज, 90,000 डिवाइड बाय 10,25,000 परसेंटेज, 8.78%। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस, चलो लिख लो। Done writing? Yes, ma'am. एक होमवर्क ले लो, क्वेश्चन होमवर्क। फाइंड KD if X Limited issued %12 debentures of rupees 10 lakhs with face value of rupees 100 each. Tax rate is equal to 35%.
redeemable after 7 years at par in the following situations. Okay. So first situation is if issue is at par. Second, if issue is at 10% discount. Third, if issue is at 10% premium. And fourth, if issue is at par and brokerage is 2%. Brokerage is 2%. So you have to find KD in all the 4 situations. First situation is issue is at par, redeemable at par after 7 years. Now look here everyone. Here you can take calculation by taking 10 lakhs and you can take calculation for per डिबेंचर also. आपको आंसर सेम ही आएगा. आप पर डिबेंचर भी कैलकुलेशन कर सकते हो और टोटल भी कैलकुलेशन कर सकते हो. हमने ऊपर जो एग्जांपल किया था, ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें हमने देखो सिर्फ फेस वैल्यू 100 लिया था और सब 100 के बेसिस पे कैलकुलेट किया था. मतलब यहाँ पे हमने पर डिबेंचर कैलकुलेट किया था. और जो ये रिडेम्पशन वाला था, इसमें हम लोग ने 10 लाख लिया. मतलब हम लोग ने टोटल डिबेंचर्स लिया, टोटल लिया. तो यहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट टू टेक ऑलवेज फेस वैल्यू, मतलब सिंगल डिबेंचर करके कैलकुलेट करो. आंसर दोनों में सेम ही आएगा आपको. बट इफ पॉसिबल तो आप क्या करो, हमेशा ये जो 100 है मतलब पर डिबेंचर कैलकुलेट करो. कॉस्ट ऑफ डेट जो रहेगा वो पर डिबेंचर ट्राई करो कैलकुलेट करने का. समझ में आया पॉइंट मेरा? यस मैम. चलो हो गया लिख के? यस मैम. आगे बढ़े. फॉर दिस यू कैन लीव 2 पेजेस. मतलब आई थिंक 1 पेज में भी हो जाएगा, और 2 पेज छोड़ो क्योंकि रिडेम्पशन का फॉर्मूला बड़ा है, तो 2 पेज छोड़ दो इसके लिए. चलो. सो दैट वाज कॉस्ट ऑफ डेट. विच इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम? विच इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम? देखो नोटबुक में. डिबेंचर्स हो गया. वी हैव फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट. विच इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम? प्रेफरेंस कैपिटल. सो गिव द हेडिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस shares, which is represented as what? KP. Okay, which is represented as KP. Here again your preference shares could be redeemable and irredeemable. preference shares आपके redeemable या irredeemable हो सकते हैं बराबर. तो पहला आ गया irredeemable, and other one is redeemable. ध्यान दो यहाँ पे, if your preference shares are irredeemable or preference shares are redeemable. If your preference shares are redeemable, if your preference shares are redeemable, तो पहले irredeemable वाले का बात करते हैं. तो डिबेंचर्स में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मतलब अगर आप डिबेंचर
डिबेंचर्स उठाते हो मार्केट से, तो व्हाट इज द कॉस्ट यू हैव टू इनकर फॉर दोज डिबेंचर्स? इंटरेस्ट. सिमिलरली, if you take preference shares from the market, what is the cost that you have to incur? Dividend. Dividend. Preference dividend. So what is the formula here? Preference dividend. क्या यहाँ पे कुछ भी प्री टैक्स पोस्ट टैक्स आएगा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड इज विच आइटम? प्री टैक्स आइटम और पोस्ट टैक्स आइटम? Post tax. पोस्ट टैक्स मेरे इनकम स्टेटमेंट में ये टैक्स के बाद आता है. सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलरेडी पोस्ट टैक्स आइटम. सो हियर आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग. सो इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100. डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100. Understood? Clear everyone? Preference dividend divide by price into 100. And अगर redeemable है तो redeemable के केस में क्या आएगा? KP is equal to preference dividend. प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी पूरा सेम है, जो डिबेंचर्स का था वही है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस प्राइस अपॉन एन द होल अपॉन redemption value plus price upon 2 into 100. ठीक है. सिर्फ इंटरेस्ट के जगह पे क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस डिविडेंड. और ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? प्री टैक्स आइटम होता है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोस्ट टैक्स. दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई इंटरेस्ट विथ 1 माइनस टैक्स रेट. तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है और यहाँ पे उसके जगह पे क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड है. Where RV is equal to what? Your RV is equal to redeemable value and N is equal to life of the preferences. Life of the preference shares. समझा? And price will again it remains same. Price same ही रहेगा मेरा. Price, you have to see whether your preference shares are existing or new. आप जो प्रेफरेंसेस इशू कर रहे हो क्या ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में है क्या प्रेफरेंसेस, और आप उनके लिए कॉस्ट ढूंढ रहे हो? तो प्राइस विल बी व्हाट? MPS, मार्केट प्राइस. क्योंकि ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में मतलब ऑलरेडी उनका मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. सो वी विल टेक द मार्केट प्राइस. लेकिन अगर आप नया रेज करने वाले हो, इफ यू आर गोइंग टू रेज न्यू, देन क्या आएगा यहाँ पे? इफ इट इज न्यू देन इट विल बी व्हाट? नेट प्रोसीड्स. And again, how do we calculate net proceeds? Issue price minus flotation cost. Same है, बाकी सब same है. Issue price minus flotation cost. Your issue can be at par, premium or discount. Premium or discount. Clear? Here also concept remains same, that preference dividend will be calculated on what? Face value or issue price? Face value. Face value. Preference dividend is always calculated on face value and flotation cost will be calculated on Issue price. issue price. इशू प्राइस. आईपी मतलब इशू प्राइस. ठीक है. Yes, ma'am. लिख लो इतना.
Done writing? Yes, ma'am. Okay, so that was about cost of preferences. Cost of preferences is easy, same like debentures only. सिर्फ debentures में interest into 1 minus tax rate होता है, preference में क्या होता है, सिर्फ preference dividend होता है. Which is the next source of income? Cost of equity. Cost of equity. Important. Cost of equity share capital, which is represented as what? KE. Which is represented as KE. Now for finding cost of equity capital, there are 5 methods. There are 5 methods. बहुत easy methods है एकदम. Easy methods है. So पहला है dividend yield approach. एक So first is dividend yield approach. Second is dividend yield plus growth approach. Dividend yield plus growth approach. ठीक है. फोर्थ है earnings yield approach. Earnings yield approach. Fourth is earnings yield plus growth approach. And last है तुम्हारा फेवरेट कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. क्या है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? सुना सुना देखा देखा लग रहा है. Which is this approach, capital asset pricing model? बोलो बोलो. किया है हमने ये. CAPM अप्रोच. क्या है CAPM अप्रोच? भूल गए ना, सब भूल गए, कुछ याद मत रखो तुम. क्या है CAPM अप्रोच? कहाँ पे किया था? दिख रहा है ना अभी, तारे जमीन पर दिख रहा है ना. पहले जब चैप्टर करते तो हम लगता है हाँ आता है, ये भी आता है, वो भी आता है. मैंने बोला था 1-2 चैप्टर्स होने दो, फिर याद आएगा क्या आता है और क्या नहीं. कहाँ पे किया था CAPM? ईवा कैलकुलेट करने का था. ईवा में ईवा का फॉर्मूला क्या था? हाउ डू वी कैलकुलेट ईवा? NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. वहां पे WACC कैलकुलेट करने का था, वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का था. वहां पे 2 अप्रोच थे, उसमें से एक अप्रोच था CAPM. अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूंगी तो याद आएगा, वो रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. ये ना RM प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. ये तो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ये जो फॉर्मूला है जिसमें बीटा वाला फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट अ CAPM अप्रोच. क्लियर? ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूलाज है, कितने मेथड्स है? यहाँ पे 4 मेथड्स है. डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ अप्रोच, earnings yield approach, earnings yield plus growth approach and capital asset pricing model. ठीक है, लिख लो इतना, फिर हम स्टार्ट करते हैं. डन राइटिंग? No, ma'am.
जब रिवाइज करने बैठोगे ना, मतलब ये ट्रिक मैं भी यूज करती थी स्पेसिफिकली एफएम के अंदर, एफएम और कॉस्टिंग में भी मैंने बहुत यूज किया, इवन मैंने मेरे सीपीटी के टाइम भी बहुत यूज किया। अब जैसे जैसे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो जब पढ़ने बैठ रहे हो तो देयर आर फॉर्मूलाज एंड देयर इज सम थियोरी। तो नोटबुक के, अब अगर एफएम का नोटबुक है तो एफएम के नोटबुक के लास्ट पेज पे ना पूरे फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज है लास्ट पेज पे जाके लिख दो। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, सेकंड चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज है लास्ट पेज पे जाके लिख दो। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, कितने फॉर्मूलाज है लास्ट पेज पे जाके लिख दो। इवन इन कॉस्टिंग ऑल्सो, जैसे जैसे चैप्टर्स करते जा रहे हो, राइट डाउन द फॉर्मूलाज। फॉर्मेट लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज याद रखो, ताकि और फिर नेक्स्ट टाइम जब और एक बार रिवाइज करने बैठोगे या एग्जाम के टाइम पढ़ने बैठोगे, तो लास्ट का जो 5-10 मिनट रहेगा ना, तभी सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना एक बार, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो फॉर्मूलाज याद रहेगा, तो कंसेप्ट अपने आप याद आ जाएगा। दिस इज द वन थिंग विच यू कैन डू। ओके ओके मैम। चलो, हो गया इतना लिख के, आगे बढ़े। यस मैम। Now don't write anything, pay attention. Which is the first this approach? First कौन सा है? First is dividend yield approach. Dividend yield approach. ठीक है। डिविडेंड यील्ड अप्रोच में क्या होता है, जब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना होता है, तो या तो आपके इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में होंगे, या फिर अगर आप नया इशू कर रहे हो, सो देयर विल बी न्यू शेयर्स। ओके, इधर देयर विल बी ऑलरेडी। हमेशा ये एक चीज याद रख लो पूरे इसके अंदर, अगर ऑलरेडी शेयर्स है तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? If already shares are, if your capital is existing capital and if your shares are already trading in the market or preference shares are trading or debentures are trading, तो denominator में क्या आएगा? अगर आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो मार्केट प्राइस, और अगर नया इशू करने वाले हो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स, न्यू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नेट प्रोसीड्स। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज में ये एक चीज कॉमन है, क्या है? एग्जिस्टिंग है तो नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस, और अगर नया है तो फिर नीचे क्या आएगा? नेट प्रोसीड्स आएगा। बराबर, सारे फॉर्मूलाज में ये एक चीज कॉमन है। अब डिबेंचर्स को, व्हाट इज द कॉस्ट यू हैव टू इनकर इफ यू हैव बोरोड द डिबेंचर्स? इंटरेस्ट। इफ यू हैव बोरोड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट इज द कॉस्ट दैट यू हैव टू इनकर? क्या देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे ही अगर इक्विटी उठाया है मार्केट से, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? इक्विटी डिविडेंड। बस सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अप्रोच क्या बोलता है कि अगर आपके फ्रेश इशू है, इफ इट इज योर फ्रेश इशू, ठीक है, तो के इज इक्वल टू, टेल मी नीचे क्या आएगा अगर फ्रेश इशू है तो? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नेट प्रोसीड्स आएगा। If it is fresh issue then it is net proceeds into 100. अब ऊपर क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर। क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, और अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है, तो वो केस में क्या आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मार्केट प्राइस आएगा, तो इट विल बी द मार्केट प्राइस, और ऊपर क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर इंटू 100। सिंपल, बन गया आपका फॉर्मूला। इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो इजी है, डिविडेंड यील्ड अप्रोच तो इजी है। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। सी नाउ टेल मी, एज अ शेयर होल्डर, as an equity shareholder, what do they expect? Do they expect same dividend or they expect that dividend to grow? इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? वो पैसा क्यों लगाते हैं किसी कंपनी में? ताकि उनका डिविडेंड क्या हो? ग्रो हो। सी प्रेफरेंस का तो डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड
परसेंटेज फिक्स्ड होता है, डिबेंचर्स का भी जो इंटरेस्ट का परसेंटेज रहता है ना, इंटरेस्ट का परसेंटेज फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी का तो परसेंटेज चेंज होता है, इक्विटी का परसेंटेज चेंज होता है। तो अगर चेंज होने का स्कोप है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, व्हाट वुड दे एक्सपेक्ट टू द डिविडेंड टू रिमेन सेम और द डिविडेंड टू ग्रो, ठीक है, देयर शुड बी अ ग्रोथ इन द डिविडेंड। तो इससे सेकेंड फॉर्मूला बनाया गया है डिविडेंड यील्ड अप्रोच प्लस ग्रोथ मॉडल, इसको बोला जाता है गॉर्डन्स फॉर्मूला भी। सो सेकेंड इज dividend yield approach plus growth model, और इसको गॉर्डन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है, और गॉर्डन्स फॉर्मूला। और इट इज कॉल्ड एज व्हाट, गॉर्डन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे, दिस से आपका के ई क्या रहेगा, अगर समझो फ्रेश इशू है, if it is fresh issue then in this case your KE is going to be what, डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा मेरा, नेट प्रोसीड्स ही आएगा, नेट प्रोसीड्स ही आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरा एग्जिस्टिंग डिविडेंड आएगा या नया डिविडेंड आएगा, ग्रोथ ऐड किया हुआ डिविडेंड आएगा या एग्जिस्टिंग डिविडेंड आएगा, यहाँ पे नया डिविडेंड आएगा। तो इसको हम लोग, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड पर शेयर जीरो, डीपीएस जीरो। डीपीएस जीरो मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग डिविडेंड कितना है, और यहाँ पे आएगा डीपीएस वन, डीपीएस 1 into 100 प्लस जी, जी मीन्स व्हाट, ग्रोथ रेट, कि कंपनी में शेयर होल्डर्स कितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते, कि उनका डिविडेंड कितने रेट से ग्रो होना चाहिए। एंड हाउ यू गेट डीपीएस 1, तो डीपीएस 1 इज इक्वल टू डीपीएस 0 प्लस ग्रोथ, ठीक है। डीपीएस 1 इज डीपीएस 0 प्लस ग्रोथ। डीपीएस 1 मतलब क्या, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर हाउ मच डू द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट टू ग्रो देयर डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट करेंगे, जितना भी उनका ग्रोथ रेट है उस रेट से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका डिविडेंड ग्रो होना चाहिए। सो इट इज डीपीएस इज इक्वल टू डीपीएस इंटू 0 प्लस ग्रोथ, बराबर। ये हो गया फ्रेश इशू के लिए। सेम फॉर्मूला अगर एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो केस में क्या आएगा, के ई इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, डीपीएस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ। क्लियर, दोनों में सेम, डीपीएस 1 इज इक्वल टू डीपीएस 0 प्लस ग्रोथ, एंड दिस इज नथिंग बट द ग्रोथ रेट। इजी फॉर्मूला, यस मैम। यस, चलो लिख लो इतना। Done writing? No मैम। This is also called as dividend growth model. Dividend
growth model. Done, ma'am. Then, which is the third method? Earnings yield approach. Third is what? Earnings yield approach. Okay. ये भी इजी है, अर्निंग्स यील्ड अप्रोच. तो अर्निंग्स यील्ड अप्रोच में क्या आएगा? अगेन वेदर इट इज फ्रेश और वेदर इट इज एग्जिस्टिंग. ओके, अगर फ्रेश है, के ई मुझे ढूंढना है, के ई फ्रेश है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर इन डिनोमिनेटर? नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स रहेगा ना. और न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिविडेंड यील्ड में हम न्यूमरेटर में डिविडेंड पर शेयर ले रहे हैं, तो अर्निंग्स यील्ड में न्यूमरेटर में क्या लेंगे? Earnings per share. अर्निंग्स पर शेयर. सिंपल. ईपीएस इंटू 100. ठीक है. और अगर एग्जिस्टिंग है तो के ई है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एग्जिस्टिंग है तो मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? ईपीएस इंटू 100. सिंपल. यस, दिस इज ईपीएस 0, ईपीएस 0. और दूसरा फोर्थ फॉर्मूला कौन सा है? फोर्थ क्या है? अर्निंग्स यील्ड अप्रोच प्लस ग्रोथ मॉडल. टेल मी क्या चेंज होगा इसके अंदर? अर्निंग्स यील्ड अप्रोच प्लस ग्रोथ मॉडल, मतलब इसके अंदर ग्रोथ ऐड हो जाएगा. करेक्ट, ग्रोथ ऐड हो जाएगा. सो अगेन फ्रेश और एग्जिस्टिंग. ठीक है. अगर फ्रेश इशू कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? के इज इक्वल टू व्हाट विल बी इन द डिनोमिनेटर? नेट प्रोसीड्स होगा. Yes, net proceeds into 100, and since there is a growth तो प्लस जी हो जाएगा. अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा? अगर एग्जिस्टिंग ईपीएस को अब यहाँ पे ग्रोथ है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स पुराना अर्निंग्स नहीं मानेंगे. यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स को पुराना अर्निंग्स नहीं देना पड़ेगा, नया अर्निंग्स देना पड़ेगा, ग्रोथ ऐड करके देना पड़ेगा. तो अगर इसमें मैं ग्रोथ ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा? ये ईपीएस 1 बन जाएगा. सो दिस विल बी ईपीएस आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज मैंने इसमें ग्रोथ ऐड किया है, अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 प्लस जी. समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बनाना है? यस. और यहाँ पे आएगा के ई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्या चेंज रहेगा? सिर्फ यहाँ पे इधर आएगा एमपीएस, इधर आएगा ईपीएस 1 इंटू 100 प्लस जी. हियर ऑल्सो ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईपीएस 0 प्लस ग्रोथ. क्लियर एवरीवन? लिख लो Yes, इतना. ma'am. Done, ma'am. Done. And which is the last method now?
Fifth method is capital asset pricing model, which we can call it as CAPM approach. बराबर. What is the formula for finding KE under CAPM approach? तो RF plus बीटा इंटू RM माइनस RF किया ना हमने ये. Where RF, what do you mean by RF? Risk free rate. रिस्क फ्री रेट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय रिस्क फ्री रेट? Zero risk. Government securities. हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो अगर मैं कोई भी रिस्क ना लू, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना रेट ऑफ रिटर्न देता है, इट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट. क्या? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना रेट ऑफ रिटर्न देता है, इट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट. सो RF मीन्स व्हाट? रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. इन अवर लैंग्वेज वी कैन राइट इट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. अब याद रहेगा ना? क्या? फिर Yes, ma'am. RM, what do you mean by RM here? RM मतलब क्या? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. सी, अगर मैं पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में डाल रही हूँ, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल रही हूँ, तो मेरे को RF रिटर्न मिल रहा है. लेकिन यही पैसा मैं किधर डाल रही हूँ? इक्विटी में डाल रही हूँ. इक्विटी मतलब क्या? मार्केट में डाल रही हूँ. तो वो मार्केट मेरे को कितना रिटर्न्स दे रहा है? तो दिस इज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है. व्हाट इज बीटा? इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क. ये बीटा को कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में सीखेंगे. उसके लिए बहुत वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे फॉर्मूलाज है. And what is RM minus RF? What is RM minus RF? What is RM minus RF? Market risk premium. Market risk प्रीमियम. से तुम लोग ना वर्ड्स पे ध्यान दो. मैं ऐसे ही तुम लोग को फॉर्मूलाज रट्टा मारवा रही हूँ क्या? मैं हर एक फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है, कैसे याद करना है, उसको वर्ड के साथ कैसे रिलेट करना है, वो सब समझाती हूँ. CAPM भी सब जब भी समझाया था तभी मैंने ये रिस्क प्रीमियम भी समझाया था. रिस्क प्रीमियम मतलब क्या? अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालती हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रिस्क फ्री है, जो क्या है? रिस्क फ्री है, तो वो मेरे को रिटर्न्स देते हैं 10%. मैं गवर्नमेंट पे डालती हूँ तो वो रिस्क फ्री है, वो मेरे को कितना रिटर्न्स देते हैं? 10%. लेकिन मैं गवर्नमेंट में पैसा नहीं लगा रही हूँ. मैंने कहाँ पे पैसा लगाया है? मार्केट में. तो अगर मैंने मार्केट में लगाया है तो टेल मी, मैंने रिस्क ज्यादा लिया है या रिस्क कम लिया है? ज्यादा. तो ज्यादा रिस्क होने से रिटर्न्स ज्यादा आता है या कम आता है?
ज्यादा ज्यादा, मोर रिस्क मोर रिटर्न्स, लेस रिस्क लेस रिटर्न्स। तो मैंने मार्केट में अगर पैसा लगाया है मतलब मैंने रिस्क ज्यादा लिया है, ज्यादा लिया है तो मैंने ज्यादा रिटर्न्स कमाया, रिस्क भी तो ज्यादा था तो मैंने रिटर्न्स भी ज्यादा कमाया। तो ये मेरे रिस्क लेने के वजह से जो डिफरेंस है ये 2%, दिस इज नथिंग बट द रिस्क प्रीमियम। एक सेकेंड ना, मैंने मार्केट में अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती तो 10% था, लेकिन मैंने मार्केट में रिस्क लिया है सो आई हैव अर्न मोर रिटर्न्स। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्रीमियम? ये 2% है, ये क्या है? दिस इज द प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या? आई वुड से दिस इज प्राइस, प्राइस है। आई वुड से दिस इज अवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क ना लेते तो आपको कितना रिटर्न्स मिलता? बिल्कुल भी रिस्क ना लेते तो आप कितना रिटर्न्स कमाते? 10%। आपने रिस्क लिया तो आप कितना कमा रहे हो? 12%। तो ये जो 2% एक्स्ट्रा है ये आपको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। किस खुशी में? रिस्क लेने के खुशी में। Understood? So that is nothing but the premium. That is the premium amount. Premium is always more or premium is less? प्रीमियम बोलते ना, प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी मतलब क्या? एक्स्ट्रा क्वालिटी, समथिंग एक्स्ट्रा। सो दिस इज द एक्स्ट्रा विच यू हैव अर्न फ्रॉम द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस, चलो लिख लो। द फॉर्मूला इज दिस CAPM का, K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। Done Done, writing? ma'am. Yes. So this we have done the 5 methods of calculating KE. KE कैसे calculate करना है उसके 5 methods हो गए, right? Which is the next source of income? We have done debentures, we have done preference shares, equity, and last कौन सा है? Retained earnings.
cost of retained earnings. First of all, explain me the meaning of retained earnings. Ma'am, our savings. Our saving, whose savings? Company का savings. Company का savings in the form of what? कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह रहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सच. बराबर, ये क्या होगा? उसका रिटेन अर्निंग्स होगा. सी डिबेंचर्स आप बाहर वालों से उठाते हो, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. मतलब डिबेंचर्स आप बाहर के लोगों से उठाते हो, पैसा उठाते हो, उनको डिबेंचर्स देते हो. So that's why they expect some return, and their expectation is cost to the company. What do they expect? What do debenture holders expect? Interest. So interest becomes cost for the company. ये समझा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा उठाया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे. Their expectations is cost to the company. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड एक्सपेक्ट किया, मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो कॉस्ट हो गया. इक्विटी शेयर से पैसा उठाया, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाया, तो इक्विटी वाले भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे. Their expectations is cost to the company. What would they expect? Dividend. So again I have to pay the dividend, so that becomes cost to the company. बराबर, ये हो गया. अब रिटेन अर्निंग्स, क्या रिटेन अर्निंग्स के लिए भी कॉस्ट देना पड़ेगा? What is the cost? Basically expectations of the investor. Now retained earnings, क्या retained earnings आप किसी से उठा रहे हो क्या? Are you No, ma'am. taking retained earnings? So is there anyone's expectations on retained earnings? No. No, ma'am. Is there any expectations on retained earnings? No. तो अगर expectations नहीं है तो क्या cost होना चाहिए? क्या ideally नहीं होना चाहिए. Ideally cost of retained earnings should not be there. बराबर, लेकिन ये cost of capital में क्या बोला है? Tell me retained earnings कैसे form होता है? How is the retained earnings formed? How is the retained earnings formed? See, in full year आप कुछ ना कुछ बिजनेस करोगे. समझो आपने सेल किया 10 करोड़ का, ठीक है. वो 10 करोड़ को सेल करने के लिए आपको कॉस्ट लगा से 6 करोड़ का. बराबर, तो आपका प्रॉफिट कितना आया बिजनेस का पूरे साल में? 4 करोड़. Now when you earn this profit you have to take 2 decisions. What are those 2 decisions? As a finance manager, when you earn profit, you have to take any of those 2 decisions. क्या करोगे आप इस प्रॉफिट का? Either distribute or Yes, save. either distribute the dividend among the shareholders, or either you will distribute the dividend, or very good, Save. you save. मतलब मैं वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी. दैट मीन्स either I will distribute or what I will do, I will do the retained earnings. अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो क्या बन गया? डिविडेंड बन गया. और अगर मैंने रख लिया तो वो क्या बन गया? रिटेन अर्निंग्स बन गया. बराबर. बेसिकली ये पूरा 4 करोड़ है किसका? To whom this 4 crore belongs? To the equity shareholders. This full 4 crore belongs to equity shareholders. Ideally, this 4 crore should be distributed among the equity shareholders. But I request equity shareholders कि हम आपको सारा नहीं डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा. तो हम क्या करते हैं? हम ना अभी आपको सिर्फ 1 करोड़ ही डिविडेंड देते हैं. We give you 1 crore and balance 3 crore we are retaining in my business as retained earnings.
यहाँ तक समझ में आया? हम शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कि हम अभी आपको सिर्फ 1 करोड़ ही डिविडेंड देते हैं, बचा हुआ 3 करोड़ हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में लगा देते हैं, अगले साल बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, बराबर। बट बेसिकली ये 1 करोड़ और ये 3 करोड़ ये दोनों भी है किसके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही है ना। Don't you think when you tell them that you are retaining this 3 crore rupees in business and you are going to do business from next year, don't you think shareholders will expect from this 3 crore also, equity shareholders? Yes, उनका ma'am. एक्सपेक्टेशंस तो लगा रहेगा ना, दे विल एक्सपेक्ट ना कि चलो आपने 3 करोड़ भले इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो मतलब इसका मतलब नेक्स्ट ईयर ये 3 करोड़ से है तो मेरा ही पैसा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि मेरे ही 3 करोड़ बिजनेस में लगे हैं जो अगले साल बिजनेस होके मेरे को और प्रॉफिट कमा के देंगे। तो डोंट यू थिंक उनका एक्सपेक्टेशंस भी अटैच हो गया ये रिटेन अर्निंग के साथ? ओके, अगेन देयर एक्सपेक्टेशंस इज कॉस्ट टू द कंपनी, देयर एक्सपेक्टेशंस इज कॉस्ट टू द कंपनी। Understood? How do we find cost of retained earnings? Ideally, there should not be the cost because there is no actual inflow into the business. But this retained earnings is nothing but a part of a profit. This retained earnings is nothing but a part of earnings for equity shareholders. This profit is nothing but earnings for इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है ये रिटेन अर्निंग्स उसका ही पार्ट है। सो इंस्टेड ऑफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग फुल डिविडेंड आई एम distributing only some dividend and some is I am retaining as a retained earnings, I am keeping aside as a retained earnings। तो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही उनका एक्सपेक्टेशंस अटैच होगा रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ, बराबर। तो डिविडेंड कौन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में भी किसका एक्सपेक्टेशंस होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। So in other words, I can say that cost of retained earnings is equal to cost of equity। ये इतना समझाने के लिए इतना भाषण देना पड़ा, समझा? In other words, I can say cost of retained earnings is equal to cost of equity. Why? Because who is expecting dividend? Equity shareholders. Whose expectations are attached with retained earnings? Equity shareholders का। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड से एक्सपेक्ट करेंगे, डिविडेंड के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ही वो किसके लिए एक्सपेक्ट करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। Is that clear? Yes? Yes, ma'am. So what is KR? How do we find KR? KR is equal to KE. And KE find out करने के लिए तो 5 मेथड्स है। तो जो भी मेथड से आप KE ढूंढोगे वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KR बन जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसके अंदर? जब आप KE कैलकुलेट करते हो तो KE के टाइम आप क्या करते हो? अगर फ्रेश इशू कर रहे हो, इफ देयर इज अ फ्रेश इशू ऑफ KE, देन व्हाट यू टेक इन द डिनोमिनेटर? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब क्या? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाई फ्लोटेशन कॉस्ट? बिकॉज यू आर डूइंग द फ्रेश इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। लेकिन रिटेन अर्निंग्स का हम कोई फ्रेश इशू नहीं करते, रिटेन अर्निंग्स हम इशू ही नहीं करते, बराबर। तो रिटेन अर्निंग्स में फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा क्या? Will there be flotation cost in retained earnings? No. Why? Because we don't issue the retained earnings, बराबर। तो जब अगर आपने KE कैलकुलेट करने के टाइम if KE is calculated using flotation cost, then KR will not be equal to KE।
आइडियली के आर इज इक्वल टू के ई, लेकिन अगर आपने के ई कैलकुलेट किया है क्या कंसिडर करके, फ्लोटेशन कॉस्ट कंसिडर करके, तो फिर के आर विल नॉट बी इक्वल टू के ई। तो वो टाइम पे क्या होगा, दैट इज इट विल बी कैलकुलेटेड विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फिर आपको के आर कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। अंडरस्टूड? यस, लिख लो इतना। डन राइटिंग? Yes, ma'am. चलो हमारा क्या क्या हो गया पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड में, देखो क्या हो गया। We have discussed the introduction. Then we have discussed cost of debt, cost of preferential, cost of equity capital. In this you have 5 methods and then we have discussed cost of retained earnings. ठीक है, अब 3 छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी है। अब कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सी, क्या ऐसा इज इट पॉसिबल कि एक बिजनेस में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, एक ही सोर्स ऑफ कैपिटल रहेगा? No, ma'am. इज इट कंपल्सरी कि एक बिजनेस, एक किसी कंपनी के अंदर देयर विल बी ओनली वन सोर्स ऑफ कैपिटल, कि सिर्फ प्रेफरेंस रहेगा, सिर्फ डिविडेंड रहेगा, सिर्फ इक्विटी रहेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नो, देयर शुड बी कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ डेट ढूंढा है, बट अगर मेरे को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, एक बिजनेस के अंदर टोटल कितने कैपिटल है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, सब कुछ है, तो इनका ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है, ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग। Calculation of overall cost of capital. For this we have to prepare a table.
पे अटेंशन फर्स्ट, बाद में लिखना। फर्स्ट कॉलम विल बी सोर्सेस। फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा? सोर्सेस। ये आपके कैपिटल में कौन से सोर्सेस है, तो कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? पहले तो क्या होगा? इक्विटी कैपिटल, बराबर फर्स्ट कुड बी इक्विटी कैपिटल, कैपिटल। सेकेंड क्या होगा आपके बिजनेस में? रिजर्व होगा, रिजर्व्स। थर्ड क्या होगा? प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। एंड फोर्थ क्या होगा? डेट, और यू कैन कॉल इट एज डिबेंचर्स। तो फर्स्ट विल बी इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेट। फिर ये इसका हम लोग अमाउंट्स लिखेंगे, अमाउंट। इसके हम अमाउंट्स लिखेंगे कि आपके कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, रिजर्व्स के अमाउंट कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना है, एंड डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है। तो सेकेंड कॉलम विल बी फॉर व्हाट? Second column will be for amounts. Okay, then third column will be we have to assign the weights. हमें क्या असाइन करना होगा? वेट्स असाइन करना होगा। कैसे असाइन करेंगे वेट्स? इसका ना टोटल ढूंढेंगे हम लोग। We will find the total of the amounts. Now, what is the proportion of equity share in debt? It will be called as weights. What is the proportion of reserve in total capital? That will be the weight of reserves. What is the proportion of preferential capital in total capital? That will be called as weights of preferential capital. और debt का कितना proportion है वो आएगा। इसका total हमेशा 1 आना चाहिए। ये वेट्स जो है, ये वेट्स का टोटल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपके कॉस्ट का कॉलम। कॉस्ट का कॉलम मतलब क्या? इक्विटी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? KE। What is the cost of reserves? KR. What is the cost of preference capital? KP. And what is the cost of debenture? KD. ठीक है। अब हमें जो लास्ट कॉलम होगा दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब वेट्स इनटू कॉस्ट। दिस इज योर कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5। हाउ डू यू गेट कॉलम नंबर 5? 3 इंटू 4। तो ये जो वेट्स है, इस वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कॉस्ट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज मिल जाएगा। ठीक है। फिर ये जो अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अंडरस्टूड? अभी तक हम लोग ने जो फाइंड किया, वी हैव फाइंड आउट फॉर द इंडिविजुअल सोर्सेस, बट एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में देयर इज नॉट ओनली सिंगल सोर्स, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। सो इफ देयर आर मल्टीपल सोर्सेस, देन हाउ डू वी फाइंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सो सोर्सेस, वी हैव टू फाइंड आउट द वेट्स, वी मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट, विल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर एवरीवन? Yes, लिख लो इतना।
writing? Is anyone writing? Done, ma'am. डन। चलो एक एग्जांपल देख लो इसके ऊपर। We take one example. Suppose एक बैलेंस शीट दिया है। There is one balance sheet. ठीक है, इस बैलेंस शीट में ना 20% इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब 5 लाख रुपीस, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20% है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है से 3 लाख रुपीस एंड देयर इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स है समझो 2 लाख रुपीस के। प्रेफरेंस शेयर का है 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर एंड 10% डिबेंचर्स आर देयर। 10% मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट है, ये 10% इंटरेस्ट रेट है, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है और इक्विटी डिविडेंड का रेट कितना है 10%। तो टोटल कितना है इसका 5 + 3 + 2 10 लाख और यहाँ पे एसेट्स है 10 लाख के बराबर। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करने का, सी हियर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल which is the first column, look at the table, which is the first column, sources बराबर। how many sources are there in this company? How many sources are there in this company? 3। कौन से हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड डिबेंचर्स है बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। विच इज द सेकेंड कॉलम? विच इज द सेकेंड कॉलम? अमाउंट का। तो what is the amount of equity share capital in this company? 5 lakh rupees. What is the amount of preference share capital in this company? 3 lakh rupees. What is the amount of debt in this company? 2 lakh rupees. What is the total of these sources? 10 lakh rupees. Which is the third column? cost, क्या? थर्ड कॉलम वेट्स है, which is the third column, weights. Now tell me how we will assign the weights? Now what is the weight of 5 lakh in this total 10 lakh? weight मतलब क्या कि ये 5 लाख का, ये इक्विटी शेयर का, ये पूरे कैपिटल के अंदर वजन कितना है। तो वजन कैसे चेक करेंगे हम लोग इसका? 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करो। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करो। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना आया? 0.5. 0.5. So 0.5 is the weight. Next, preference shares का. So what is the weight of preference shares in total? तो 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना आएगा? 0.3. 0.3. What is the weight of 2 lakhs in 10 lakhs? 0.4. 0.2. This total should always be how much? 1. चेक करो टोटल 1 आता है क्या? 0.5 plus 0.3 plus 0.2. Total should always be 1. बराबर? Which is the next column? Cost. Cost. तो cost in percentage. तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड? 20%। तो यहाँ पे कितना आएगा? 20। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है रेट ऑफ डिविडेंड? यहाँ पे हम अलग अलग मेथड से ढूंढते हैं। अभी फिलहाल के लिए एग्जाम में वी हैव इन एग्जांपल वी हैव टेकन द डायरेक्ट रेट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 एंड डेट के लिए कितना आएगा? 10। डेट के लिए कितना आएगा? 10 बराबर। विच इज योर लास्ट कॉलम? W into C।
W इंटू सी। तो W मतलब ये रहा वेट्स आपका और ये रहा कॉस्ट। तो 0.5 इंटू 2 हाउ मच? 0.5 into 2 is how much? 10. 10. 0.3 into 12? 3.6. 0.2 into 2, sorry, into 10 is 2. इसका टोटल कितना आता है? 15.6. This 15.6 is nothing but WACC, which is also represented as KO. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट होता है? KO से रिप्रेजेंट होता है। आया समझ में? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड एज KO। क्लियर? Yes, ma'am. बराबर। तो इसका मतलब ये अगर मेरे को अगर मैं सिर्फ इक्विटी शेयर्स करती हूँ तो कितना कॉस्ट है? 20%। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स करती हूँ तो 12, सिर्फ डेट करती हूँ तो 10। लेकिन अगर मैं पूरा ही लेती हूँ तो ऑन एन एवरेज हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 15.6%। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो लिख लो इतना। Done, ma'am. डन। नाउ सी, अब ये जो अमाउंट्स लिया ना, ये जो अमाउंट्स 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, नाउ दिस कैन बी आइदर बुक वैल्यू और दिस कैन बी आइदर मार्केट वैल्यू। ठीक है? इक्विटी शेयर्स बुक वैल्यू मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में दिया, अगर वो वैल्यू लेते तो उसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब क्या? अगर इक्विटी शेयर्स आपके मार्केट में कितने ट्रेड हो रहे हैं, अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। क्लियर? तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। सो योर वेट्स कुड बी आइदर बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट किसको बोलेंगे? अगर ये वेट्स कैसे डिराइव होते हैं? ये अमाउंट के ऊपर से। वेट इज डिराइव फ्रॉम दिस अमाउंट। सो इफ दीज अमाउंट्स आर बुक वैल्यू, तो ये वेट्स को क्या बोलेंगे? हाँ, बुक वैल्यू वेट्स। इफ दीज अमाउंट्स आर मार्केट वैल्यू, तो इस वेट्स को हम क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू वेट्स। इजी कंसेप्ट। ये वेट्स जो है, ये वेट्स कैसे मिले आपको? ये अमाउंट्स के ऊपर से मिले। तो अगर ये अमाउंट्स बुक वैल्यू है और अगर आप इनसे वेट्स निकालते हो तो उसको हम बुक वैल्यू वेट्स बोलते हैं। अगर ये अमाउंट्स मार्केट वैल्यू है और अगर आप उससे वेट्स निकालते हो ना, उसको हम मार्केट वैल्यू बोलेंगे। अब आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? एक ही चीज का फर्क आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का बुक वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा। डिबेंचर्स का बुक वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा। लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स का सिर्फ बुक वैल्यू होता है। कभी देखा है रिटेन्ड अर्निंग्स को मार्केट में ट्रेड करते हुए? सुना है रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू इतना है, या कोई कंपनी अपना रिटेन अर्निंग्स बेच रहा है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? कभी? नो। सो रिटेन अर्निंग्स विल नेवर हैव मार्केट वैल्यू, दे विल हैव ओनली बुक वैल्यू। अंडरस्टूड? सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज book value weights versus market value weights.
Okay, so here we write book value weights market value weights. Okay, so write down book value weights के लिए लिखो मेरे साथ ही whenever to calculate WACC if book values or balance sheet values of each source of finance is considered the weights arrived are known as balance sheet value और book value weights. और book value weights. अभी आपने फोन किया था 12:12 गए थे क्या? हाँ 12:12 पे गए थे. वो कौन आया? रेडी आया, जेंट्स आया. मार्केट वैल्यू वेट्स क्या आएगा? whenever to calculate WACC, whenever to calculate WACC if market value of each source of finance is considered the weights arrived are known as market value weights. मार्केट वैल्यू वेट्स. ठीक है, अभी दोनों में से हम हमेशा मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स किसको प्रेफरेंस देते हैं? मार्केट वैल्यू वेट्स को प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग एक चीज याद रखेंगे, while calculating WACC using market value weights. अगर क्वेश्चन में बोला है that you have to calculate WACC using market value weights, then we have to ignore the retained earnings. अगर क्वेश्चन में दिया है that you have to calculate WACC using market value weights, तो हमें रिटेन अर्निंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स का कुछ भी मार्केट वैल्यू नहीं होता है. क्लियर? Yes. बदली हो जाएगा 1440 ये सब बनेगा. बाल वगैरह निकल वगैरह मैंने को दिखाया वो वो 4 लगेगा इधर, 4 निकल लगेगा, 4 स्पेंड. Done, ma'am. Done. लास्ट
concept is marginal value weights. Last concept कौन सा देखो, marginal weights बोला है. We have done आपको सब पूरा गारंटी वारंटी सब मिलेगा एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लिया मार्केट. नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? What do you mean by marginal? Marginal means what? Something extra, little bit extra, additional. Okay. So here, whenever you have to calculate the WACC of any additional project, अगर कोई extra project आया है आपको, अगर आपको उसका cost of capital ढूंढना है, so that is called as marginal cost of capital. So whenever we have to calculate WACC for any specific or additional project, then marginal value weights फिटिंग जो है ना वो अंदर खराब है इसलिए marginal value weights are considered. पाइप को कितना बच होता है ठीक है. So in this case proportion of addition, funds raised is considered as weights. ₹650 Considered as weights in order to calculate WACC. In order to calculate WACC. ऑर्डर देके रोज से मंगाना पड़ता है. ये जो आता है तो हमारे पास नॉर्मल आ जाने की सब की बात में कितना सोएगा नॉर्मल ये छोटा बड़ा कितना 1 मीटर का तो किचन है इतना आधा मीटर उधर रहता है 1 मीटर बाहर आने का 2.5 मीटर पाइप कर ले. Done writing? रनिंग वीक्स ऑन. Yes, ma'am. Yes. So that was the marginal cost of capital. Okay. So we have done all the concepts of cost of capital. Homework for you tomorrow. Please do revise and come. ये भी topic important है because सिर्फ formulas के ऊपर है, पूरा chapter formula के ऊपर है. आप formula पढ़ के आना, कल हम question solve करेंगे इसके ऊपर. ठीक है. हाँ. मैम वो लास्ट टाइम रह गया था लिखना, एक बार दिखा दीजिए. हो गया मैम. हो गया. ठीक है. चलो we stop for the day. Continue tomorrow. Do revise and come the formulas. मैं पूछूंगी जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपसे ही फॉर्मूलाज पूछूंगी. अगर नहीं आया तो फिर मैं दूंगी 10 टाइम्स लिखने को फॉर्मूलाज. ठीक है. ओके. चलो we stop for the day. We will continue tomorrow. Okay. थैंक यू मैम. Yeah. Bye everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye bye. हाँ कोई और आइटम वगैरह जीरा